हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लेट्स कंटिन्यू द जर्नी ऑफ हेलो एल्केन इन योर फेवरेट चैनल रेडी टू रेस। तो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन की बात करेंगे। पिछले क्लास में मैंने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन को कवर किया था बहुत अच्छे से। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। ये जनरली 3 रिएक्शन शो करते हैं: न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैं आपको डिटेल्ड स्ट्रक्चर आज दिखाऊंगा कि SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, SNI क्या होता है, यूनिमोलिकुलर, बायमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, कार्बोकेटन का फॉर्मेशन कैसे होता है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, रिटेंशन क्या होता है, इन्वर्जन क्या होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा। इसलिए मुझे इस वीडियो को पार्ट वाइज में करना पड़ेगा ताकि आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विथ मेटल्स अच्छे से कवर हो जाए। तो मैं चाहूँगा कि मैं एक वीडियो में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को कवर करूँ, दूसरे वीडियो में एलिमिनेशन रिएक्शन को कवर करूँ और तीसरे वीडियो में रिएक्शन विथ मेटल्स को कवर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसके काइनेटिक्स को समझकर, जानकर। तो अगर आप अभी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर नहीं पढ़े हैं, मैं आगे इस चैप्टर को भी कवर कराऊंगा। तो मैं जनरल बातें जो आपको बता दूंगा, आपको उसको याद रखना है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, बायोमोलिकुलर क्या होता है, या डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है। आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा जो आपको याद रखना है या ध्यान में रखना है। जब मैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं पूरे अच्छे से इसको कवर करूँगा। तो जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 3 प्रकार के होते हैं: SN1, SN2, SNI। SN1, SN2, SNI तीनों का अपना अपना अलग अलग एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। किसी में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, किसी में नहीं होता। किसी में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, किसी में नहीं होता। मैं आपको अभी डिटेल्ड स्ट्रक्चर उसका दिखाऊंगा, डिटेल झलक दिखाऊंगा कि वो क्या होता है, SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करने, उसके टाइप्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताना चाहूँगा कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। तब ना आपको पता चलेगा कि वो सब्स्टिट्यूट करेगा तो कहलाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो पहले बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल होता है क्या। न्यूक्लियोफाइल जनरली होता है न्यूक्लियस का लवर। तो न्यूक्लियस को कौन लव करेगा? वैसा स्पीसी जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, वैसा स्पीसी जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, तो वो न्यूक्लियस को लव करेगा। फॉर एग्जांपल OH माइनस, OH माइनस, Cl माइनस, ये नेगेटिव चार्ज है। ये क्या जाएगा? अपने नेगेटिव चार्ज को अपने से दूर जगह भेजना। क्योंकि देखिए, कोई स्पीसी स्टेबल तभी होता है जब उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, मतलब चार्ज पूरे कंपाउंड में डिस्ट्रीब्यूट हो। एक जगह चार्ज अगर कंसंट्रेट करे, कोई भी चार्ज, वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर कोई भी चार्ज एक जगह कंसंट्रेट करे तो वो अपने स्टेबिलिटी को घटा देता है। तो ये क्या चाहेगा? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये क्या करेगा? अपना जो लोन पेयर है इसके पास, वो डोनेट करना चाहेगा, अपने नेगेटिव चार्ज को घटाना चाहेगा। तो ये किसको दे सकता है नेगेटिव चार्ज? वैसा स्पीसी को जो पॉजिटिव चार्ज हो। तो जनरली एटम का पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस पे लाई करता है, एज ए प्रोटॉन न्यूक्लियस पे लाई करता है। तो इसलिए ये जो स्पीसी है किससे अट्रैक्ट होगा? न्यूक्लियस से।
इसलिए कहते हैं इसको न्यूक्लियो, मतलब न्यूक्लियस, फिलिक मतलब प्यार करने वाला, न्यूक्लियस को प्यार करने वाला, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर शो करने वाला न्यूक्लियोफाइल। फॉर एग्जाम्पल OH माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। अब हम आपको दिखाते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता कैसे। फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल NU, जनरली न्यूक्लियोफाइल को NU से डिनोट करते हैं, और कोई भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अल्कोहल ग्रुप ले लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे OH माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल अंदर जाएगा, दूसरा न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा। तो NU जैसे अंदर गया, यहाँ से OH माइनस बाहर निकला। तो आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल अंदर गया, एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकला। OH माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ एक भी न्यूक्लियोफाइल, यहाँ भी NU भी न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए इस रिएक्शन को कहेंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम इसके रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करें कि आप कैसे डिसाइड कीजिए, अगर आपको दो रिएक्शन दिया हुआ है और आपको बात करना है कि दोनों में से सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होगा, तो आप कैसे बात कीजिएगा। उसके लिए हम बात करते हैं टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप की, कि टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ा हुआ है, जितना जल्दी ये इस रिएक्शन से बाहर निकल जाए, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि जितना जल्दी ये इस रिएक्शन से बाहर निकल जाए, उतना ज़्यादा इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उतना जल्दी ये रिएक्शन होगा। अब सोच के देखिए कि अगर ये OH फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट में बाहर निकल रहा है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन उस बेसिस पर डिसाइड होगा। अगर ये रेट न्यूक्लियोफाइल बहुत अच्छा है और 2 ही सेकंड में बाहर निकल रहा है, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन और फास्ट होगा। तो इस पर डिपेंड करता है कि ये OH कितना जल्दी बाहर निकलता है। इसको कहते हैं हम टेंडेंसी टू लीव, इसको कहते हैं हम टेंडेंसी टू लीव। इसको जनरली हम लिविंग ग्रुप कहते हैं, और इसके टेंडेंसी टू लीव पर डिपेंड करता है रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आइए देखते हैं रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जनरली हम इसको ऐसा से डिनोट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक हम इसको जनरली एज ए सिंबल लिखते हैं, लेकिन जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप, टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप। जितना जल्दी ये लिविंग ग्रुप इस रिएक्शन को छोड़कर बाहर निकल जाए, इंडिपेंडेंट कंपाउंड के रूप में अपने आप को देखें। फिर से मैं बोलना चाहूँगा कि जितना जल्दी ये OH इस रिएक्शन को छोड़कर अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंपाउंड के रूप में देखें या इंडिपेंडेंट एटम के रूप में देखें, उतना ज़्यादा इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेट ऑफ एक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप। अब बात करते हैं हम, आपके मन में क्वेश्चन होता होगा कि कैसे पता चलेगा कि ये लिविंग ग्रुप का कितना ज़्यादा टेंडेंसी है, कौन कितना ज़्यादा इस रिएक्शन से लीव कर सकता है, तो ही तो हम डिसाइड कर सकें कि वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको डिसाइड करना है कि वो लिविंग ग्रुप कितना अच्छा है। अगर आपको देखिए अच्छा लिविंग ग्रुप अपने आप में सब, लेकिन जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, कुछ 4 या 5 कंपाउंड आपको दिया रहेगा और उसके कंपैरिजन की बात करें कि ये चारों में से लिविंग ग्रुप कौन अच्छा है, उस कंपैरिजन को डिसाइड करने के लिए सबसे अच्छा मेथड मैं आपको जो बताऊंगा वो आपके सामने कुछ ही मिनट के बाद होगा। मिटा दूँ मैं इसको, नोट कर लें सर। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स के रूप में दिखाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल कोई भी RCl, RBr, RF, RI। अब इसमें जनरली लिविंग ग्रुप कौन है, क्योंकि ये एल्काइल कार्बोकेटाइन बन के ये Cl माइनस के रूप में बाहर निकलेगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, क्योंकि जनरली ये जो हैलोजन होते हैं वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब
नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचने वाला। तो यहाँ पे क्या करेगा, इस बॉन्ड को अपनी ओर खींच के नेगेटिव चार्ज यहाँ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि पहले ये जैसे फॉर एग्जांपल आर सी है, ये पहले न्यूट्रल स्पीसी था, आई भी न्यूट्रल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जनरली वो अपने आइडेंटिटी को छोड़ता नहीं है। अब मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा, अगर हम बात करें इस सारे लिविंग ग्रुप को कंपैरिजन में बात करें, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा F-, Cl-, Br-, I-, जो इन चारों में से जो अच्छा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी को शो करेगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा। तो हम कैसे कंपेयर करें कि ये चारों में से कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइलिक नेचर शो करेगा या टेंडेंसी टू लिविंग जो जिसका ज़्यादा होगा वो डिसाइड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो आइए देखते हैं। इसके लिए हम एक चीज़ डिफाइन करते हैं कि एनायन, जनरली न्यूक्लियोफाइल तो एनायन होता है नेगेटिव चार्ज, एनायन कहते हैं वैसा आयन जिस पर नेगेटिव चार्ज। एनायन जिसका सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, जैसे जैसे एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे वैसे लिविंग ग्रुप के टेंडेंसी भी बढ़ेगी। फिर से मैं रिपीट कर जाऊँगा कि एनायन की स्टेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे लिविंग ग्रुप टेंडेंसी भी इंक्रीज करेगा। ये सारा एनायन है। अब आप बताइए कि ये चारों में से कौन एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जनरली मेजॉरिटी ऑफ द बुक में ये लिख के छोड़ देता है कि एनायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और जैसे एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी वैसे लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी बढ़ेगी। लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जनरली डिसाइड नहीं कर सकते कि ये चारों में से कौन स्टेबल एनायन है। इसके लिए एक और मेथड है, ये समझ पहला मेथड। तो देखिए आपको कहीं ना कहीं ये भी मेथड काम आएगा, कहीं नहीं भी दूसरा सेकेंड मेथड जो मैं बताऊंगा वो भी काम आएगा, कहीं कहीं थर्ड मेथड भी काम आएगा। आप इस तीनों मेथड को इंटरप्रेट करके इसके स्टेबिलिटी को चेक कर सकते हैं या इसके लिविंग ग्रुप टेंडेंसी को चेक कर सकते हैं। तो सेकेंड जो मेथड चेक करने का है वो बेसिसिटी के रूप में हम चेक करते हैं। वीक बेस, जितना ज़्यादा वीक बेस होगा, मतलब ये चारों में से ये तो बेस है, अगर आप इसको एक एसिड ट्रीट करें, अगर आप इसमें H+ डालें तो ये एसिड बन जाएगा। जितना ज़्यादा ये बेसिसिटी शो करेगा, जितना ज़्यादा ये वीक बेस होगा उतना ज़्यादा ये लिविंग ग्रुप के टेंडेंसी को शो करेगा, ऐसा होता है। जितना ज़्यादा ये वीक बेस होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप टेंडेंसी को शो करेगा। अब एक मेथड और है कि आप कैसे चेक कीजिएगा कि वीक बेस कौन कितना ज़्यादा है। सबसे पहले इसमें H अटैच कीजिए, सबसे पहले इसमें H अटैच कीजिए। जैसे आप H अटैच करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, जैसे आप H अटैच करते हैं तो ये बन जाएगा आपका एसिड। फॉर एग्जांपल H+ अटैक करना है आपको, H+ अटैक करते ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। H+ आप यहाँ अटैक कराते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। H+ अगर आप यहाँ अटैक कराना चाहते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। H+ यहाँ अटैक करें ये नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। अब ये जो बना ये एसिड है। अगर आप इसके एसिडिक ऑर्डर को चेक करें, अगर आप इसके एसिडिक ऑर्डर को चेक करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, उसके बाद HF। ये होता है इसका एसिडिक कैरेक्टर। तो इसका जस्ट अपोजिट बेसिसिटी कैरेक्टर भी होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एसिडिक है, HI सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अगर हम इसके बेसिसिटी की बात करें तो ये चारों सबसे वीक बेस ये होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस होगा। तो अगर हम बेसिक कैरेक्टर के बारे में देखें, अगर हम बेसिक कैरेक्टर के बारे में, बेसिक होगा HF, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद HI। सबसे ज़्यादा बेसिक HF, उसके बाद HCl, उसके बाद HBr, उसके बाद HI। ये हो गया आपका बेसिक ऑर्डर। तो देखिए सबसे वीक बेस कौन सा है, सबसे वीक बेस कौन सा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस ये, उसके बाद सबसे लास्ट में ये। सबसे वीक बेस कौन होगा, HI। अगर हम एग्जांपल लेना चाहें जो बेस के रूप में सबसे ज़्यादा वीक बेस कौन होगा, HI। तो ये जनरली होगा I-,
Br माइनस Cl माइनस F माइनस, ये इसका बेसिक ऑर्डर होगा। क्योंकि बेस इसके अगर बेसिसिटी की बात करें तो यहाँ पे हमको H+ को निकालना पड़ेगा, क्योंकि HF तो बेस है नहीं, वो तो एसिड है, क्योंकि H+ आयन इसमें प्रेजेंट है। जनरली अगर हमको एसिडिक ऑर्डर को चेक करना है तो उस एनायन में जो एनायन था, जैसे I माइनस Br माइनस Cl माइनस F माइनस में हम H+ को जोड़ के उसके एसिडिक ऑर्डर को चेक कर लेते हैं। उसके बाद जो एसिडिक ऑर्डर होता है उसके जस्ट अपोजिट उसका बेसिक ऑर्डर होता है। और जैसे बेसिक ऑर्डर में हमने यहाँ निकाल लिया, सबसे वीक बेस कौन सा होगा, HI या I माइनस सबसे वीक बेस होगा। ये हो जाएगा इसका वीक बेस का सिंबल, ऐसे वीक बेस जा रहा है, सबसे वीक कौन सा है, ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके। तो यहाँ हमने लिखा जितना ज़्यादा वीक बेस होगा उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, जितना ज़्यादा वीक बेस होगा उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। सबसे अच्छा वीक बेस कौन सा है, सबसे ज़्यादा वीक यहाँ बेस कौन है, I माइनस। तो अगर हम लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी की बात करें तो I माइनस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, उसके बाद Br, उसके बाद Cl, उसके बाद F। तो जनरली मैंने आपको ये एक मेथड बताया, आप ये भी कर सकते हैं कि आप सबसे पहले एसिडिक ऑर्डर को चेक करें। ये हो गया एसिडिक ऑर्डर। अगर आप इसके बेसिक ऑर्डर को लिखेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर आप फिर इसके वीक बेसिसिटी के ऑर्डर को लिखेंगे तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, मतलब यही आ जाएगा। देखिए, अगर हम इसके एसिडिक ऑर्डर की बात करें तो ये हो जाएगा इसका एसिडिक ऑर्डर का ट्रेंड। अगर हम इसके बेसिक ऑर्डर की बात करें तो ये इससे जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर फिर इसके वीक बेसिसिटी ऑर्डर को डिसाइड करें तो फिर वो उससे अपोजिट हो जाएगा, मतलब फाइनली ये आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए, जनरली एसिडिक ऑर्डर को चेक कीजिए और उसमें में से Cl माइनस को, इसमें से H+ को निकाल के यही ट्रेंड हो जाएगा लिविंग ग्रुप का। इससे आप पता चलता है कौन ग्रुप कितना अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये रेट, इसका रेट फॉर एग्जांपल फॉर दिस ABCD, तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा, D का, उसके बाद B का, उसके बाद A का, उसके बाद C का। ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का ट्रेंड। आप इसको लिख लें, NH2 माइनस और OH माइनस, दोनों में से कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। सोच के बताइए दोनों में से कौन अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, किसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए आपको जनरली मिलेगा कि ये दोनों सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। अगर आपको सेम पीरियड के एलिमेंट मिले तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर इसके लिविंग ग्रुप टेंडेंसी को डिफाइन कीजिए। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो स्टेबल होता है। लेकिन नेगेटिव चार्ज दोनों पे है, जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये दोनों सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, और ऑक्सीजन, इसलिए ये हो जाएगा इसका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी। नोट कर ले उसको। अब हम बात करते हैं आगे की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है। आपको डिसाइड करना है कि ये तीनों में से सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, या इसके रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, रेट ऑफ SN का ऑर्डर क्या होगा। सोचिए, वीडियो पॉज करिए, सोचिए। रेट ऑफ रिएक्शन होता है
वो आपको देखना पड़ेगा कि सबसे अच्छा स्टेबल तीनों में से कौन है। तीनों में से जो जितना अच्छा स्टेबल होगा, ये तीनों में से जो अच्छा स्टेबल होगा वो अच्छा रेट ऑफ एशन या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रेट को शो करेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज। ये वाला पार्ट तो तीनों में सेम है, डिफरेंस है कि ये वाला पार्ट यहाँ पे कुछ नहीं लगा हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे CH3 अटैच है। देखिए क्या होता है, जनरली क्लोरीन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। ये क्या करेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा, यहाँ से क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर खींचेगा। और CH3 क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या करेगा, खुद इस पर इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये कुछ नहीं करेगा। ये देखिए क्या कर रहा है, क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन इसकी ओर इसके तरफ जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो जैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये अपने स्टेबिलिटी को बढ़ा लेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल B होगा। उसके बाद ये देखिए क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को और दे रहा है, मतलब इसके चार्ज को और बढ़ा रहा है, तो ये अपने स्टेबिलिटी को कम कर रहा है और ये कुछ नहीं कर रहा है, ये न्यूट्रल स्पेसिस है। तो उसके बाद ये A होगा। फिर देखिए ये क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, ये अपने स्टेबिलिटी, तीनों अगर आप मान के चलिए कि कुछ स्पेसिफिक स्टेबिलिटी पर है, तीनों समझ लीजिए, मान के चलिए कि बिना ये ग्रुप अगर हटा दे तीनों तो सेम कंपाउंड हो जाएगा, सेम स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। Cl क्या करा, इसके नेगेटिव को अपनी ओर खींचा, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, जैसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, इसकी स्टेबिलिटी क्या हुई, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का स्टेबिलिटी घट गई और ये तो वहाँ का वहाँ रहा। तो क्या हुआ, जैसे ये 3 लेवल पे तीनों थे, एक लेवल अपने आप को इंक्रीज कर लिया, एक लेवल यहाँ पहुँच गया, ये अपने स्टेबिलिटी को यहाँ पहुँच लिया, तो ये सबसे ज़्यादा, ये तो बीच में ही है, ये तो इससे भी तो कम हो गया A, उसके बाद से ये हो जाएगा इसके रेट ऑफ SN1। ये हुआ इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट, कि कैसे डिसाइड करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या। तो देखिए यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मैंने पूरा झलक दिखा दिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, डिटेल स्टडी मैंने बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर के बारे में बताता हूँ, क्योंकि अगर लेक्चर लंबा होता है तो वो पढ़ने में उतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं आता। लेक्चर जितना छोटा हो, जितना अच्छा उसमें कंटेंट हो, वो उतना अच्छा मायने रखता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ तक कवर हो गया। मैं आपको दिखाया कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे शो करता है, कैसे रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिसाइड करते हैं। अगर आपको 3 लीविंग ग्रुप दे दी तो आपको कैसे पता लगाना है कि रेट ऑफ एशन क्या होगा, इसके स्टेबिलिटी को कैसे चेक करनी है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर क्या होता है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है। इस तीनों चीज़ के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो इसको अच्छे से रिवाइज करें और नेक्स्ट वीडियो इसके साथ ही देखें, क्योंकि मैं इसलिए स्पेसिफिक इसको डिवाइड करके बांट दिया हूँ इस लेक्चर को, क्योंकि अगर आगे चल के अगर आपको रिवाइज भी करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको SN1 में प्रॉब्लम आ गया, आपको SN1 का कंसेप्ट थोड़ा सा आपका क्रिएटिव में प्रॉब्लम आ गया, तो आप सिर्फ SN1 के वीडियो को निकाल कर 17 से 18 मिनट तक वीडियो आप देख लेंगे, आपका कंसेप्ट क्लियर। अब अगर मैं लेक्चर 1 से 1.5 घंटे का बनाऊँगा, तो अगर आपको SN1 डिवाइज करना है तो आपको उस SN1 को पॉज करने में या SN1 को खोजने में उस लेक्चर में बहुत टाइम लग जाएगा, वो आपका टाइम वेस्टेज होगा। इसलिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊँ कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ हो गया, कि अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में देखना है, अगर आपको रेट ऑफ एशन डिसाइड करना है तो आप ये मेथड फॉलो करें, इस लेक्चर को देखें। अगर आपको SN1 में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपको SN1 को अच्छे से पढ़ना है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आप ये अच्छे से पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का आपको यूनिमॉलिक्यूलर पढ़ना है तो आप इसका नेक्स्ट वीडियो देखें। इस तरह मैं आगे बनाते जाऊँगा। आशा करता हूँ आप लोग को आज का ये क्लास, ये आज के ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा होगा। तो पढ़ाई करते रहें,
बेस्ट ऑफ लक।